मित्रों, जेट वालों के लिए खुशखबरी और सूचना दोनों भी है। जेट का फॉर्म की अंतिम तिथि, जेट के फॉर्म की अंतिम तिथि, जेट फॉर्म एंड कब से हो रहे हैं? 11 जून से। 11 जून से आज हो गई 7 जून। आज का दिन गया, 4 दिन पीछे बचे। जिसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म फिल करना है, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि डेट जाने के बाद फॉर्म फिल नहीं होगा और आप जेट एग्जाम से वंचित रह सकते हो। इसलिए कृपया करके समय को ध्यान में रखते हुए जेट के फॉर्म फिल करें, जिनका भी बाकी बच रहा है। और खुशखबरी ये है कि जेट एग्जाम डेट है जो कब है? 11 जुलाई। 11 जुलाई, 11 जून को फॉर्म एंड होंगे और 11 जुलाई को जेट एग्जाम डेट है। तो सभी को यही कहना है कि समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें सुचारू रूप से। और इसी के साथ जेट एग्जाम की खुशखबरी, इसी के साथ आपके लिए जो ट्यूशन करवाए जाएंगे यूट्यूब के चैनल पर, वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। तो आज 7 जून को, 7 जून शाम 8:30 बजे, 7 जून 8:30 बजे शाम को, शाम 8:30 बजे यूट्यूब पर लाइव प्रीमियर चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर करें, जो जितने भी जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, और उनको भी जुड़ने को कहिए। आज शाम 8:30 बजे। और ये जो हमारा टेस्ट सीरीज होगी वो 2 चैनल पर चलेगी, एक तो इस चैनल पर और एक चैनल दूसरा है, उस पर भी प्रीमियर चलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लिंक, दूसरे चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए और प्रीमियर के ऊपर प्रीमियर करके लगा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके छोड़ दीजिए, ताकि 8:30 बजे जब क्लास प्रीमियर लाइव आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल है हमारा सुपर एग्री ऑनलाइन स्टडी, सुपर एग्री ऑनलाइन स्टडी। इस पर है जो, इस पर और इस चैनल एग्री क्लास बाय राठी, दोनों चैनल पर टेस्ट सीरीज है जो लाइव चलेगी, प्रीमियर के तौर पर लाइव चलेगी। आपको जुड़ना है और अपना टेस्ट देकर अपने अंदर की हिम्मत जगानी और अब की बार जेट को क्लियर करना है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन। और इसके बाद हम बात करेंगे, तो कल हमने टीडी के बारे में पढ़ा था, आज टीडी से आगे बात करेंगे। हाँ, कल टीडी के बारे में बात कर ली थी ज्यादातर पूरी, 1-2 चीज बच गई थी जो इम्पोर्टेंट है। एक है DPPQSS 1946, DPPQSS 1946 मतलब है ये एक निदेशालय जो प्लांट की प्रोटेक्ट, उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए खोला गया। इसका नाम है डायरेक्टेड ऑन प्लांट प्रोटेक्शन, डायरेक्टेड ऑन प्लांट प्रोटेक्शन
क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। अब ये खोला कहाँ गया? हरियाणा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद हमारा कहाँ पर है? हरियाणा में। एक तो ये था डीपीपी क्यूएस, डायरेक्टेड ऑन प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। एक था हमारा टिड्डी दल नियंत्रण केंद्र। टिड्डी दल नियंत्रण केंद्र, यह सेंटर है जो कहां पर है? यह सेंटर है हमारा जोधपुर, राजस्थान में। ये टिड्डी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे जो कल हमारे बीच बच गए थे, और बाकी सबने क्लास देखी है तो याद होगा। टिड्डी का वयस्क निषेचन के 8 से 24 घंटे बाद अंडा देता है, और अंडा 12 से 15 दिन बाद प्रस्फुटित होकर उससे निम्ब निकलता है, और निम्ब के 1 महीने बाद वापस वो वयस्क में प्रमोट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वही वयस्क का काम अंडे देना, और अंडे से वापस वयस्क तक की प्रोसेस होती है। आज हम पढ़ेंगे दीमक। दीमक, टर्माइट। सभी को दिख रहा है? सही दिख रहा होगा। टर्माइट नाम क्या है इसका? साइंटिफिक नाम ओडेंटोटर्मिस। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। नाम क्या होगा दीमक का? ओडेंटोटर्मिस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। और इसका गण हो गया आइसोप्टेरा। गण हो गया आइसोप्टेरा। कुल दीमक का कुल टर्माइट, टर्माइट से टर्मेस्टिडी, टर्माइट से टर्मेस्टिडी। ये हो गया हमारे दीमक का नाम, कुल, गण, परिचय। दीमक का एक है जो अन्य नाम भी है, दीमक को और अन्य नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम क्या हो जाएगा? सफेद चींटी। चींटी घर में होते हैं ना, चींटी। छोटे थे तो पढ़ रहे थे एंटी, एंट यानी चींटी, एंट यानी चींटी। तो वही चींटी ये कैसी है? सफेद। किसको बोला जाता है? दीमक को। दीमक को बोला जाता है सफेद चींटी, सफेद चींटी, या व्हाइट एंट बोल दो तो भी। पर इसका अन्य नाम है जो सफेद चींटी है। और फिर इसका ये दीमक होती है। दीमक होती है जो क्या करती है, एक जैसे मधुमक्खी रहती है उसी की टाइप एक कॉलोनी के अंदर रहती है। जो इसका टर्माइट है, टर्माइट से क्या बना? टर्माइट से आगे टर्मेटेरिया, टर्मेटेरिया बनाती है। टर्मेटेरिया क्या होता है? एक कॉलोनी होती है इनकी। जो दीमक कीट है इनकी कॉलोनी होती है, इसमें सभी दीमक कीट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोई जैसे मान लो हमारे लकड़ी हो या कोई दीवार हो जिनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, तो इसके सारे ये ऊपर चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, और ये अंदर यहाँ से सेलुलोज, जो भी सेलुलोज उपस्थित होता है उसको खाती रहती है। तो ये टर्माइट है जो कहाँ पर रहती है? कॉलोनी में, टर्मेटेरिया में। दीमक का घर कौन है? दीमक का घर टर्मेटेरिया। दीमक का घर टर्मेटेरिया है। तो ये एक साथ रहते हैं, जैसे समाज रहती है। तो इसको क्या कहते हैं? दीमक को
दिमक को कह देते हैं हमारा सामाजिक कीट। दिमक को कह दिया हमारा सामाजिक कीट। सामाजिक कीट क्यों कह दिया? क्योंकि ये एक कॉलोनी की टाइप रहते हैं। कॉलोनी में बहुत सारे, ऐसे नहीं कि कॉलोनी में एक दो रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन रहती है तो काफी सारे रहेंगे कॉलोनी में, तो उसी टाइप कॉलोनी में काफी तरह रहेंगे, तो उसके हिसाब से ये सामाजिक कीट एक समाज की तरह रहता है, तो इसे सामाजिक कीट माना गया। फिर आता है हानि। जैसे टिड्डी की हानि थी, उसी टाइप दीमक की भी हानि है। हानि का प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? तो हानि किसको पहुंचाता है? एक हमारी हो गई गेहूं क्रॉप। कौन सी? गेहूं का होता है जो दीमक मुख्य कीट होता है। गेहूं का मुख्य कीट दीमक होता है, जो गेहूं का मुख्य कीट होता है। यह गेहूं में बहुत ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा ज्वार बाजरा है, खाद्यान्न फसलें हमारी ज्वार बाजरा, गन्ना, कपास, ये इनमें भी नुकसान पहुंचाता है। और इसी के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है सेल्यूलोज युक्त जो भी होती है लकड़ी या वस्तु, जैसे कपड़े और लकड़ी। कपड़े और लकड़ी में क्या पाया जाता है? कपड़े और लकड़ी में पाया जाता है सेल्यूलोज। तो ये दीमक क्या करती है? कपड़े और लकड़ी को काटती है, खाती है। सेल्यूलोज से दीमक के अंदर एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। प्रोटोजोआ क्या करता है? सेल्यूलोज का पाचन करता है। अब इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोनिम्पा। डेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि दीमक में सेलुलोज पाचन के हेतु कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ट्राइकोनिम्पा। और ये दीमक जो मुख्य कीट है वो गेहूं फसल का है। और इसके साथ साथ ये सेलुलोज से बनी वस्तुएं जैसे लकड़ी और कपड़ा। कपड़े में सेलुलोज पाया जाता है। जैसे कपड़ा हमारे धागे का बना होता है, धागा, तो धागे के अंदर क्या होता है? सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। तो ये हमारा कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ लकड़ी के अंदर भी सेलुलोज, पादपों में सेलुलोज पाया जाता है। तो ये लकड़ी को खाता रहता है, दीमक कीट है जो, और उससे सेलुलोज खाता है। और सेलुलोज का पाचन कौन सा प्रोटोजोआ करता है? तो प्रोटोजोआ का नाम हो जाएगा हमारा ट्राइकोनिम्पा। क्या नाम हो जाएगा? ट्राइकोनिम्पा। फिर आगे आता है दीमक की जातियां। जिस टाइप टिड्डी की जाति तीगल, उसी टाइप रेगिस्तानी, प्रवासिनी और बम्बई टिड्डी। इसी तरह हमारे दीमक की भी प्रजातियां हैं जो कॉम्बिनेशन में रहती है, साथ में रहती है। तो एक तो दीमक की जाति, एक तो हो जाएगी, नाम याद रखना, ट्रेम ऐसे याद रखनी पड़ेगी, कोलोनोलाइजिंग। एक तो कौन सी हो गई? कोलोनोलाइजिंग। और दूसरी होगी
कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉलोनलाइजिंग और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो ये दो प्रकार की दिमाग में जातियां होती है। अब इस कॉलोनलाइजिंग, कॉलोनलाइजिंग मतलब समझ लेना कॉलोनी, इसमें भी दो रहते हैं। नर व मादा, और इसमें भी नर व मादा ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कॉलोनलाइजिंग होती है, कॉलोनलाइजिंग जाति, उसमें नर व मादा रहता है। वो रहते हैं हमारे राजा और रानी। राजा और रानी, रानी दिखाई दे रहा है अंत तक, रानी दिखाई दे रहा है, रानी, राजा और रानी। अब बात आती है तो जो ये कॉलोनलाइजिंग में रहती है जातियां, ये पंखयुक्त होती है। एक तो क्या होती है, पंखयुक्त, पंख युक्त। इन जातियों में पंख पाए जाते हैं। ये राजा और रानी होते हैं, कॉलोनलाइजिंग जाति में रहते हैं। जो इसकी डिपार्टमेंट होता है वो होता है कॉलोनलाइजिंग, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो कॉलोनलाइजिंग में रहते हैं, ये क्या करते हैं, नर और मादा रहते हैं इसमें, राजा और रानी। तो ये पंखयुक्त होते हैं, पंखयुक्त होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब राजा और रानी रहते हैं, राजा और रानी, तो मुख्य कार्य क्या हो गया इनका, जनन, जनन से निषेचन, और निषेचन से नई स्पीशीज उत्पादित करना। भाई यही करेंगे, राजा रानी रहेंगे तो जनन करेंगे, जनन करेंगे तो जनन से निषेचन होगा, और निषेचन से क्या देंगे, अंडे, और अंडे से छोटी छोटी दीमक बनेगी। तो जैसे ये पैतृक के माता पिता है, और ये नई संतति उत्पन्न करेगा कीट। तो ये पंखयुक्त होते हैं। फिर ये जब क्या करते हैं, मैथुन करते हैं, मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया करने के बाद, मैथुन क्रिया करने के बाद, मैथुन क्रिया करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, पंख रहित। जब तक ये मैथुन नहीं करते हैं तब तक इनके ऊपर पंख रहते हैं, और मैथुन क्रिया करने के बाद ये पंख रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पंख रहित। अब मैथुन कब करते हैं, मैथुन करते हैं जैसे मानसूनी मौसम होता है, मानसून मौसम जैसे अब चल रहा है, जून है, जून के आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथ आएंगे। जैसे दीमक की संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे ही बढ़ती जाएगी तो आगे रबी की फसल है हमारी, गेहूं, रबी की क्रॉप कौन सी है, वीट है। तो इसमें ये अब इनकी संख्या बढ़ेगी, और ये आगे से आगे सितंबर में जब वीट की क्रॉप हम बोएंगे तो उसमें ये स्टार्ट हो जाएंगी अपना हानिकारक प्रभाव दिखाना, और उसमें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मानसून के अंदर क्या करते हैं, मैथुन से निषेचन, और जैसे निषेचन करेंगे तो निषेचन का रिजल्ट होता है वो क्या आता है, संतति। तो निषेचन का रिजल्ट संतति आएगा तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी कीटों की। कौन से कीटों की, दीमक कीट की जनसंख्या वृद्धि होगी। फिर ये बात हो गई कॉलोनलाइजिंग में रहने वाले राजा और रानी की, इसमें पंख पाए जाते हैं।
और जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं सीधी सी बात है उसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। ये राजा रानी होते हैं इसलिए इसमें पंख पाए जाते हैं, और मैथुन के बाद इसमें पंख है जो पंख रहित हो जाते हैं। अब थोड़ा देखते हैं राजा और रानी पर क्या क्या है। राजा और रानी तो रानी दीमक। रानी दीमक रानी दीमक रानी दीमक कॉलोनी में पूर्ण विकसित मादा होती है। जो एक कॉलोनी होती है, कॉलोनलाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, इसमें रानी होती है जो पूर्ण विकसित होती है। रानी मधुमक्खी नहीं, रानी दीमक। रानी दीमक है जो पूर्ण विकसित इंसेक्ट होता है, और यह संख्या में एक पाई जाती है। संख्या में एक होती है। संख्या में कितनी होती है? संख्या में एक होती है। और रहती कहां पर है? इनका जो निवास होता है, जो इसका टर्मेट एरिया होता है, उसमें मधुमक्खी की तरह रॉयल चैम्बर होता है। तो ये भी कहाँ रहती है? रॉयल चैम्बर में। कहाँ रहती है रानी दीमक? रानी दीमक कहाँ रहती है? निवास कहाँ है? निवास है इसका रॉयल चैम्बर में। निवास कहाँ है? रॉयल चैम्बर में। और इसका कार्य, रानी का कार्य क्या हो गया? रानी का कार्य हो गया अंडे देना। बस इतना ही पढ़ना रानी के अंदर इतना ही पढ़ना है रानी दीमक के अंदर। अब इनका कार्य होता है अंडा देना। कार्य अंडे देना। तो दीमक की ऐसी प्रजातियां भी है जो कितने देती है? 1 सेकंड में एक एग। दिख रहा है सभी को? 1 सेकंड में एक एग, मतलब 1 सेकंड के अंदर एक अंडा देती है। तो ये लगभग 24 घंटे में 70 से 80 हजार अंडे देती है। दीमक की कई प्रजातियां ऐसी है जो 1 सेकंड में एक अंडा का उत्पादन करती है, और ये जब इसकी कैलकुलेशन से देखा जाए तो ये 24 घंटे यानी एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार अंडों का उत्पादन करती है। इसलिए दीमक क्या है? दीमक है अंडों की मशीन। इसीलिए इसको माना गया है दीमक है जो अंडों की मशीन माना गया है, क्योंकि ये जब 1 सेकंड में एक अंडा उत्पादन करती है, इतना जल्दी कोई सा भी कीट नहीं करता है। इसीलिए साइंटिस्टों ने रिसर्च के बाद पाया कि ये कम समय में ज्यादा अंडे उत्पादन करती है और इनकी जनसंख्या है जो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ती है। तो इसको अंडे की मशीन कहा गया। क्या कहा गया? अंडों की मशीन। फिर आता है हमारा और एक, हाँ, रानी होती है। जो रानी होती है वो किन से बनती है? निषेचित अंडों से। ये याद रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रानी मधुमक्खी नहीं सॉरी रानी दीमक होती है, रानी दीमक वो किस प्रकार के अंडों से बनती है?
तो निषेचित अंडों से अनिषेचित अंडों से या फिर अलिंगी जनन से, तो किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है? तो हमें याद होना चाहिए कि निषेचित अंडे होंगे उनसे रानी या दीमक होती है, उसका फॉर्मेशन होता है, उनसे ये विकसित होती है। ये हो गई रानी की बात। रानी के बाद पढ़ेंगे हम रानी के राजा जी। रानी के राजा जी पढ़ेंगे। तो राजा जी के पास चलते हैं। क्या कहते हैं राजा जी रानी जी को, और फिर क्या प्रोसेस होता है इनका। हाँ, तो अब चलते हैं हम कहाँ पर, दीमक राजा। राजा दीमक, राजा दीमक क्या करते हैं? जैसे रानी दीमक होती है, वो तो निषेचित अंडे होते हैं, उनसे निर्मित होती है, उनसे विकसित होती है। और ये राजा जी होते हैं जो अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। और राजा भी संख्या में एक होता है। राजा जी संख्या में कितने होते हैं? राजा जी भी संख्या में एक होते हैं। और फिर राजा जी है तो अनुमति किसी की नहीं चाहिए इनको। राजा तो राजा होता है आखिरकार। तो ये रहेंगे कहाँ? निवास कहाँ होगा इसका? निवास वही होगा जहाँ रानी रहेगी, तो रॉयल चैम्बर। कहाँ पर रहेंगे? रॉयल चैम्बर में। और इसका राजा का कार्य क्या होगा? कार्य होगा मैथुन करना। राजा कार्य क्या होगा? मैथुन करना। और मैथुन के बाद आगे की प्रोसेस रानी में होगी। इसका कार्य इतना ही है, मैथुन करना। फिर रानी में निषेचन होगा। निषेचन के बाद रानी अंडे देगी और फिर अंडे प्रस्फुटित होंगे और अंडों से और दीमक निकलेगी। तो ये था राजा जी के बारे में। बस ये इतना ही है राजा जी के बारे में। राजा जी का काम इतना ही है, रॉयल चैम्बर में रहते हैं रानी के साथ, ओनली फॉर मैथुन के लिए जिंदा रहते हैं। फिर पंख रहित हो जाते हैं ये भी। जब तक राजा जी के पंख होते हैं तब तक बहुत उड़ते हैं। और जैसे ही राजा जी काम हो जाता है तो उनके पंख फड़फड़ा जाते हैं, पंख उड़ जाते हैं, राजा जी नहीं उड़ते हैं। फिर इसमें आती है हमारी, एक तो हो गई कॉलोनाइजिंग, अब आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री जातियां। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री में भी दो पाई जाएगी, नर व मादा दोनों पाए जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री जाति में। और ये क्या होंगे? राजा और रानी तो पंख युक्त थे, पंख तो बाद में उड़ेंगे, तब तक वो कुछ कर नहीं लेते हैं, तब तक पंख नहीं उड़ते हैं, फिर पंख उड़ जाते हैं। तो नर व मादा, और ये होते हैं पहले से ही पंख रहित। ये पहले से ही क्या होते हैं? पहले से ही होते हैं पंख रहित।
अब देखो उनमें और इनमें डिफरेंट, नर और मादा दोनों में होते हैं, उसमें राजा रानी होती है, तो इसमें श्रमिक और सैनिक होंगे। और वो पंख युक्त होते हैं, उनके पंख बाद में उड़ते हैं, तो बाद में पंख उड़ने के बाद में वो भी इनके जैसे किसी काम के नहीं। जब तक पंख नहीं उड़ते हैं तब तक वो काम के होते हैं। और जैसे ये पंख रहते हैं तो ये निषेचन नहीं कर सकते, निषेचन में असमर्थ, निषेचन में असमर्थ। कॉम्प्लीमेंट्री जातियों में हो गए जो पंख रहित होंगे और निषेचन में असमर्थ होंगे। और यह जो दोनों प्रकार के जाति होती है, सैनिक और श्रमिक, ये अपने गुरु से ही बंधे होते हैं। गुरु कौन है इनका? राजा रानी। जब ये मैथुन के बाद दोनों मर जाते हैं, दोनों मर जाते हैं, उसके बाद ये सैनिक व श्रमिक क्या करते हैं? नए राजा रानी की तलाश करते हैं, क्योंकि अब ये मुक्त हो गए, फ्री हो गए, एकदम आजाद, आजाद हो गए। तो इनको आजाद रहना पसंद नहीं है, क्योंकि इन पर जो कंट्रोल था, नियंत्रण कक्ष था, कौन सा था? नियंत्रण कक्ष इनका। तो नियंत्रण कक्ष था कॉलोनलाइजिंग कास्ट, जिसमें राजा और रानी थे। वो दोनों मैथुन के बाद मर जाते हैं, तो ये फ्री हो जाते हैं, एकदम मुक्त हो जाते हैं, इन पर कोई नियंत्रण नहीं करता है। तो ये क्या करते हैं? एक नए राजा और रानी की तलाश में निकल जाते हैं, क्योंकि राजा और रानी के साथ रहना पसंद करते हैं। यह कॉम्प्लीमेंट्री की विशेषता होगी। इसमें रहते हैं सैनिक, जाति कौन सी रहती है? सैनिक जाति रहती है, सैनिक और श्रमिक। तो जो सैनिक होते हैं, सैनिक होते हैं वो अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। किन से होते हैं? अनिषेचित अंडों से। और जब सैनिक है अनिषेचित अंडों से, और राजा जी भी कहां से होते हैं? अनिषेचित अंडों से। जब ये सैनिक है तो सैनिक का कार्य क्या होगा? जैसे हमारे सैनिक हैं, हमारे सैनिक कौन है? फौजी लोग। फौजी लोग, फौजी लोग क्या करते हैं? हमारी सीमा जो भारत पाकिस्तान और बाकी देशों की लग रही सीमा पर है, तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं। जितनी भी भारत में आबादी बैठी है, आबादी बस रही है, उसी की क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। तो ये भी सैनिक है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे कॉलोनी की रक्षा। ये क्या करेंगे? ये करेंगे अपने कॉलोनी की रक्षा। सैनिक का काम यही होता है। और फिर आता है इनका श्रमिक। तो श्रमिक क्या करता है? श्रमिक पहले तो विकसित कहां से होता है? तो श्रमिक होता है निषेचित अंडों से। कहां से? निषेचित अंडों से। श्रमिक और रानी। सैनिक और राजा तो अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं, और श्रमिक और रानी कौन से अंडों से विकसित होते हैं? तो निषेचित से। अब श्रमिक है निषेचित अंडों से विकसित होते हैं, और यह संख्या में कॉलोनी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कॉलोनी में सर्वाधिक संख्या में होते हैं।
कॉलोनी में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। कौन होते हैं? श्रमिक। श्रमिक का कार्य है राजा रानी को भोजन प्राप्त करवाते हैं। ये जो राजा रानी है, जब तक इनके पंख नहीं उड़ेंगे तब तक ये जो श्रमिक है इनको भोजन ला कर देंगे और ये रॉयल चैम्बर में पड़े पड़े खाएंगे। और जब इनका एक टाइम आएगा तब ये अपना काम करके इनके पंख है जो उड़ जाएंगे। और जो फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रमिक जाति फसलों में हानि का मुख्य कीट है। जो हमारे दीमक है, दीमक का श्रमिक है, दीमक की श्रमिक जाति है। कौन सी जाति? दीमक की श्रमिक जाति। ये जो फसलों में मुख्य कीट है हानि पहुंचाने का। श्रमिक जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने राजा रानी की सेवा करते हैं। बस ये श्रमिक का काम होता है। और ये श्रमिक होते हैं जो निषेचित अंडों से बने होते हैं, रानी और श्रमिक। रानी और श्रमिक, और वो चले गए कहाँ पर? राजा और सैनिक। राजा और सैनिक एक ही प्रकार के अंडों से विकसित होते हैं। कौन से? अनिषेचित अंडे। और रानी होती है, और जो श्रमिक होते हैं रानी, जैसे रानी और रानी की दासियां, निषेचित अंडों से, और राजा और सैनिक ये होते हैं हमारे अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। ये हो गए हमारे दीमक के बारे में, दीमक की जातियां और उनका जो हानिकारक प्रभाव वाली जाति कौन सी है? तो वो होंगे श्रमिक। श्रमिक होते हैं जो ज्यादा हानि पहुंचाते हैं फसलों में। और अब इसका नियंत्रण, करना है, इसका कंट्रोल करना है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर हम कच्ची गोबर का यूज ज्यादा करेंगे, उपयोग ज्यादा करेंगे, वहां दीमक ज्यादा लगेगी। और जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाएगी उसमें दीमक का प्रकोप रहेगा। तो इसके कंट्रोल के लिए इसका कंट्रोल नॉर्मल से करते हैं। यदि केमिकल पूछा जाए, ज्यादातर चांस रहता है तो केमिकल का रहता है। तो इसमें 4 लीटर प्रति हेक्टर, 1 हेक्टर में 4 लीटर क्या? क्लोरोपाइरिफॉस। चार लीटर प्रति हेक्टर, ये पक्का याद कर लेना। दीमक के नियंत्रण के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो क्लोरोपाइरिफॉस। और इसके अलावा हमारे आधार पर देखें तो, केमिकल को छोड़कर हमारे नॉर्मल आधार पर देखें तो कच्ची गोबर का कम यूज करें। कच्ची गोबर होती है उसका उपयोग, कच्ची गोबर का उपयोग कम करें या नहीं करें। अब आप बोलोगे कि यदि कच्ची गोबर का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर ऑर्गेनिक खेती कैसे मानी जाएगी? जरूरी नहीं है कि कच्ची गोबर का प्रयोग करें। इस कच्ची गोबर को प्रोसेसिंग करें,
प्रोसेसिंग करके कंपोस्ट में बदलें। किसमें बदलो? कंपोस्ट में। और कंपोस्ट को बदलने के बाद कंपोस्ट यूज करो। और इस कच्ची गोबर से ज्यादा इसमें जो कंपोनेंट पाए जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके जो प्राथमिक तत्व है वो, तो सभी प्रकार के इसमें कंपोनेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो ज्यादा पाए जाएंगे। तो कच्ची गोबर को कंपोस्ट में बदलना है। और कंपोस्ट को बदलने के लिए आपने 12th में विधियां पढ़ी होगी, जैसे नाडेप काका विधि है, बेंगलोर विधि है। तो इसी टाइप क्या कंपोस्ट बनाने की विधियां हैं, तो उनके द्वारा कंपोस्ट में बदलो कच्ची गोबर को। और कच्ची गोबर के साथ साथ और भी जो हमारा खेत का रेजिड्यू वगैरह होता है वो यूज में लिया जाता है। इसका नियंत्रण हो गया। तो मित्रों धन्यवाद। और एक बार फिर से बता देता हूं कि 7 जून शाम 8:30 बजे एग्री बाई राठी और सुपर एग्री ऑनलाइन स्टडी दोनों चैनल पर टेस्ट सीरीज प्रीमियर लाइव चलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और लाइव सीरीज में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और जेट एग्जाम 11 जुलाई को होने वाला है, तो टाइम बहुत कम है। इसी के टाइम को देखते हुए जेट की जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू करने जा रहे हैं हम। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और अब की बात जेट फाइट करें। जय जवान जय किसान।